विष्णुदेव साय 2 दिन बाद 13 दिसंबर को दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके लिए रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में बड़े स्तर में तैयारी चल रही है। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, डॉक्टर मनसुख मांडविया, छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नबीन सहित कई राज्यों के सीएम और वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। साइंस कॉलेज ग्राउंड में रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने मीडिया को बताया कि 13 दिसंबर को दोपहर 3 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने की जानकारी मिली है। केवल 2 दिन का समय है, इसलिए पूरे जोर शोर से तैयारी चल रही है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर शारीरिक रूप से चोट पहुंचाने की साजिश रचने का आरोप लगाया। खान ने यह भी कहा कि उन्हें राज्य में संवैधानिक मशीनरी ध्वस्त होती दिख रही है। खान ने यह आरोप ऐसे वक्त लगाया है जब उनके वाहन को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की छात्रा शेखा स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के कथित कार्यकर्ताओं ने उस समय टक्कर मार दी जब वह दिल्ली जाने के लिए तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जा रहे हैं। नाराज दिख रहे राज्यपाल अपनी कार से बाहर निकले और मीडिया से कहा कि यह मुख्यमंत्री विजयन है, जिन्होंने उन्हें शारीरिक रूप से चोट पहुंचाने के लिए लोगों को भोजन की साजिश रची है। This chief minister is hatching the conspiracy. 4 years back in Kannur, an attempt was made on me physically, and the man who stopped the police from taking action against the mischief mongers, those who created disturbance, that man chief minister appointed him as his personal secretary. So chief minister was party to that conspiracy. Today the Hundas, they are trying to rule the roads of the Thiruvananthapuram. When they came before my car, I stopped it and I got down. Why they have fled? Why have they fled? What protest? What have I done? Because I do not wish to be pressurized by these pressure tactics, therefore they will try to threaten me. They will try to scare me. I am not the one who can take these things lightly. I got down from my car. राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर की गई टिप्पणी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना की। मनोज झा ने कश्मीर के एक हिस्सों पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे के लिए जवाहरलाल नेहरू को दोषी ठहराने वाले अमित शाह के बयान की कड़ी आलोचना की। मनोज झा ने चुनौती देते हुए कहा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जवाहरलाल नेहरू पर दिन में 12 घंटे चर्चा करेंगे। अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मनोज झा ने कहा, जिन लोगों में ज्ञान की कमी है, सीखने की जिज्ञासा नहीं है और जिनकी विचारधारा संघ द्वारा छपी किताब पर आधारित है, उनसे आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं। देखो, जिस व्यक्ति को जानकारी कम होती है ना, कम पढ़े लिखे हों, जानकारी जुटाने की जिजीविषा भी ना हो, जिनका पूरा ट्रेनिंग संघ के वो चवन्नी छाप किताब में हो, वो इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं।
अरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पत्र पढ़िए, महादेव देसाई के लास्ट फेज को देखिए, बड़ी मोटी किताब है, किसी से पढ़वा लीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा। मैं तो सीधे ये मानता हूं कि अगर इतना ही नेहरू का खौफ है आज भी आपको, एक तो अपना एक डिपार्टमेंट बनाइए मोदी जी की मंत्रालय, जवाहरलाल नेहरू मंत्रालय, नंबर 1। नंबर 2, जवाहरलाल नेहरू पर एक दिन 12 घंटे की चर्चा कर लो। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। हम दूध के साथ होंगे, आपके हाथ में सिर्फ पानी होगा। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य गुलाम अली ने जम्मू कश्मीर के 2 संशोधन बिलों पर अपनी बात रखते हुए कहा कि जानबूझकर कुछ परिवारों को जम्मू कश्मीर में फायदा पहुंचाने के लिए साजिश कराया गया था। मोटे तौर पर कांग्रेस ने वहां हुकूमत की है। 370 एक न सोता, जिसकी मदद से कुछ परिवारों को फायदा होता था। गुलाम अली ने कहा कि हमारी बहनें अगर जम्मू कश्मीर से बाहर शादी कर लेती है तो उन्हें जमीन जायदाद के एक नहीं दिया जाता था। अपनी हुकूमत को बनाए रखने के लिए उन्होंने कानून बनाए। कश्मीर के नौजवानों के दिमागों में दोहरी जहनीत पेश की। उन्हें कभी भारत का नागरिक बनने नहीं दिया गया। ये परिवार बच्चों से पत्थर मरवाते थे। अब बच्चे स्कूल में प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं। पहले 5 लाख का टेंडर 2 करोड़ में ज्यादा था, अब 50,000 के लिए भी टेंडर होता है। पढ़ो ना, किसने मना करा? सिविलियन डेथ का कंपैरिजन करो, नील है। स्टोन पेल्टिंग नील है। आज कैलेंडर नील है। आज सिविलियन किलिंग नील है। आज जो बिल है ये 2002 रिजर्वेशन एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट, और जो इसका रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, मैं इसकी सपोर्ट में खड़ा हुआ हूं। और इसमें ये जो लोकसभा में पास हुआ है और इसका जो जम्मू कश्मीर में लाभ होगा वो 3 जंगों में जो लोग पाकिस्तान के पास जो ऑक्युपाइड हमारा नाजायज कब्जे में इलाका है उससे जो माइग्रेंट हुए हैं उनको लाभ होगा। और इलेक्शन की रिगिंग के बाद कश्मीर में जब टर्माइल आया तो उसमें से जो लोग कश्मीरी माइग्रेंट, जिसमें ज़्यादातर कश्मीरी पंडित जो उस वक़्त अपनी इज़्ज़त लेकर अपनी जायदाद, प्रॉपर्टी, इज़्ज़त, आबरू, नेटिविटी सब छोड़ के जम्मू में जहाँ देश के अन्य अन्य जगह में बसे, और इसके अलावा अदर सोशल कास्ट, क्योंकि जिसका मध्य प्रदेश में बीजेपी ने उज्जैन से विधायक मोहन यादव को एमपी का नया मुखिया बनने का फैसला किया है। शपथ ग्रहण की तैयारियों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मोहन यादव से मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने बैठकर बातचीत भी की। वीआईपी गेस्ट हाउस में एमपी कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने डॉक्टर मोहन यादव से सौजन्य मुलाकात की। कमलनाथ ने कहा, मैं उन्हें बधाई देने आया था। उसने कहा कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए जो हमारा योगदान होगा वे हम करेंगे। विपक्ष में रहकर हम जनता को अधिकार की रक्षा करेंगे। बधाई देने में मैंने कहा था मध्य प्रदेश के विकास के लिए जो हमारा योगदान होगा जरूर होगा। आगे क्या रणनीति रहेगी सर विपक्ष के तौर पे? विपक्ष का जो कर्तव्य होता है, विपक्ष रक्षा करेगा मध्य प्रदेश के मतदाताओं की, मध्य प्रदेश के भविष्य की। सर मध्य प्रदेश की कमान कांग्रेस की आप ही संभालेंगे? अब ये सब बात सोच रहे हैं, सबसे चर्चा कर रहा हूँ मैं। तेलंगाना में
में विधानसभा चुनाव के समय आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करना पुलिस महानिदेशक अंजनी कुमार को भारी पड़ा था। उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। अब रेवंत रेड्डी के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद निर्वाचन आयोग ने अंजनी कुमार का निलंबन रद्द कर दिया गया है। दरअसल काउंटिंग वाले दिन अंजनी कुमार ने वर्तमान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की थी। उसके बाद उन्हें निलंबित किया गया था। उस दौरान उन पर कांग्रेस नेतृत्व के साथ मिलकर मिली भगत के आरोप लगाए गए थे। इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए चुनाव आयोग की ओर से उन्हें निलंबित कर दिया गया था। इसकी वजह थी कि जब उन्होंने रेवंत रेड्डी से मुलाकात की थी तब वह सूबे के मुख्यमंत्री न होकर तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष कमेटी के अध्यक्ष थे। अंजनी कुमार के निलंबन के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक रवि गुप्ता को डीसीपी नियुक्त किया गया था। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर संसद के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधा था। इसको लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि अमित शाह को इतिहास की जानकारी नहीं है, वे सिर्फ मुद्दों को भटकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। असली मुद्दा तो जाति जनगणना और केंद्र में ओबीसी अधिकारी वाला मामला है। राहुल गांधी ने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जिंदगी इस देश के नाम कर दी, सालों तक जेल में रहे। अमित शाह को इतिहास नहीं पाता है, वो इसे रीराइट करने की कोशिश कर रहे हैं और मुद्दों को भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। असली मुद्दा तो जाति जनगणना है। पीएम ओबीसी है, लेकिन केंद्र सरकार के 90 सचिवों में से सिर्फ 3 ओबीसी क्यों है? हम ओबीसी की भागीदारी और जाति जनगणना के मुद्दों पर बने रहेंगे। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर चल रही छापेमारी पूरी हो गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर इस मामले पर ट्वीट कर निशाना साधा। पीएम मोदी ने बीजेपी के आधिकारिक एक्स ट्विटर अकाउंट से शेयर किए गए एक वीडियो को रीट्वीट करते हुए लिखा, भारत में मनी हाइस्ट स्टोरी की जरूरत किसे है? अब आपके पास कांग्रेस पार्टी है जिसकी डकैतियां 70 वर्ष से प्रसिद्ध है और गिनती में आने वाली है। बता दें कि धीरज साहू के खिलाफ 6 दिसंबर के इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही थी, जो 12 दिसंबर को खत्म हो गई है। एमपी और छत्तीसगढ़ में चौंकाने बाद भाजपा अब राजस्थान में भी चौंकाने को तैयार है। भाजपा के सभी 115 विधायक राजधानी जयपुर में डेरा डाले हुए हैं। सबको इंतजार है विधायक दल की बैठक का। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद से ही राजस्थान में सीएम के 1 दर्जन चेहरे सीएम के तौर पर सामने आ चुके हैं, लेकिन राज तिलक किसका होगा यह तो केवल पीएम मोदी ही जानते हैं। एमपी और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर राजस्थान में भी सीएम का नाम ऐलान होने के कुछ देर पहले ही संबंधित पक्ष को फोन कर बताया जाएगा। अब देखना यह है कि मोबाइल की घंटी किसकी बजती है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका में उमर अब्दुल्ला ने अलग रह रही अपनी पत्नी पायल अब्दुल्ला से तलाक की मांग की थी। एचसी ने फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए माना कि निचली अदालत के फैसले में कोई भी कमी नहीं है। निचली अदालत में तलाक की याचिका खारिज होने के बाद उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली हाईकोर्ट में रिट दायर की थी। उन्होंने अपनी याचिका के जरिए अपनी पत्नी पर शारीरिक और मानसिक क्रूरता का आरोप लगाया था। इस मामले की सुनवाई के बाद एचसी ने उनकी रिट खारिज कर दी है और कोर्ट ने कहा कि उमर अब्दुल्ला अपनी पत्नी पर लगाए आरोप को सिद्ध करने में विफल रहे हैं।